Hi and welcome back. So this is part 2 of the two-part lecture series on English essay. In part 1 we went over the philosophy of the essay exam. In this one I hope that we'll cover the practical elements and practical application of that philosophy. So we'll start by looking at what it is and how it is that the examiner judges your exam. We'll then look at the dynamics of thesis statement writing. We'll look at how it is that you write an outline. I've included an example from my own attempt from 2019. उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी किस तरह से आपने एक thesis statement और outline को लिखना है. इसके अलावा we'll also be going through the dynamics of introduction writing and also look at some of the metrics we need to consider when writing a body paragraph. So by the end of this video, I hope you have a holistic understanding of essay writing. So without further ado, let's begin. So I'm including my DMC at the start of this lecture again, primarily for reference sake. If you haven't seen part 1 of this video, I would highly recommend कि आप पहले उसको देखें ताकि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें. I have included a link in the description below. आप वहाँ से उसको access कर सकते हैं या फिर you can just visit my channel और उधर आपको information मिल जाएगी. Also a small announcement, I'm starting an English session on essay and pressy writing. उसका मकसद ये है कि बिल्कुल स्क्रैच से आपको इंग्लिश एसे और प्रेसी राइटिंग सिखाई जाए. मैंने कुछ डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आई हैव टू रश थ्रू सम थिंग्स. तो अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं एसे और प्रेसी राइटिंग तो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रेडेड असाइनमेंट्स और इन पर्सन एवेल्यूएशन, तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा इसका. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगर आपको वो नहीं मिलता तो यू कैन जस्ट कॉमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द link then. So that is that, and let's move on to the lecture. So before we delve into the details of essay writing, I think it is very important कि आप समझ सकें कि एक एग्जामिनर आपके essay को जज कैसे करता है. इधर पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक एग्जामिनर के पास हज़ारों एग्ज़ाम पेपर्स आते हैं. आपको पता होगा कि पिछले अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 16,000 पीपल अपीयर्ड. तो उस मेट्रिक पे आप देखें तो उसने अपने लिए कुछ मेट्रिक्स रखे होते हैं जिनकी बेसिस पे वो आपके एसे को जज करता है. तो सबसे पहले वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट देखता है कि वो क्लियर और रेलेवेंट है. आपका जो स्टांस है, डज इट मैच विद योर टॉपिक. तो अगर आप वहाँ पे पूरा नहीं उतरते तो आपको वहीं पे पेनलाइज कर देता है. फिर देन ही मूव्स ऑन टू योर आउटलाइन. वहाँ से उसको आपके कंटेंट और स्ट्रक्चर का पता चल जाता है. फिर ही रीड्स थ्रू योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. उससे आपके इंग्लिश लैंग्वेज का और आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स का उसको अंदाज़ा हो जाता है. फिर फाइनली ही सिफ्ट थ्रू योर बॉडी पैराग्राफ्स टू डिटर्मिन कि आपके आइडियाज़ में कोहेरेंस है कि नहीं. तो दीज आर द मेट्रिक्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब आप एक ऐसे अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, ताकि आप इंडिविजुअली इनको टैकल कर सकें. क्योंकि अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही गलत होगी तो आप वहीं पे पेनलाइज हो जाएंगे, या फिर अगर आपके आउटलाइन का स्ट्रक्चर और कंटेंट सही नहीं होगा तो आप वहाँ पे पेनलाइज हो जाएंगे. तो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर, और हम लोग थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के ऊपर ज़्यादा इस लेक्चर में फोकस करेंगे. तो थीसिस स्टेटमेंट का मैंने पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर में भी जिक्र किया था. विल जस्ट गो ओवर दैट अगेन. थीसिस स्टेटमेंट आपके अपने स्टांस को बताती है. आपका ओपिनियन क्या है उस टॉपिक के बारे में, आपने किस तरह से उस टॉपिक को समझा है. एग्जामिनर को आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, और आपका स्टांस क्या है उसके बारे में. तो उस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थीसिस स्टेटमेंट जनरली आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में लिखते हैं, और इससे रीडर को अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ऐसे किस बारे में होगा. क्योंकि आप उसके अंदर एक स्टांस ले रहे होते हैं और आप फिर उसके बाद अपने पूरे ऐसे में उस स्टांस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो उससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि आपके ऐसे में होगा क्या. इसके बाद जो आ जाती है बात कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखने लगें उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक की निटी ग्रिटीज़ को समझें. आपको पता हो कि एग्जामिनर टॉपिक में मांग क्या रहा है, उसने किस डायनामिक से पूछा है, ताकि आप उस डायनामिक के मुताबिक उस थीसिस स्टेटमेंट को टैकल कर सकें. और आखिर में वही बात है जो मैंने पार्ट 1 में भी कही थी कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू बी रेलेवेंट व्हेन राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट. तो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए जब आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं. एंड नाउ वी मूव ऑन. तो अगला जो पार्ट आ जाता है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द आउटलाइन ऑफ द एसे. एग्जामिनर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एस्पिरेंट्स का जनरली जो आउटलाइन में मसले आते हैं वो ये होता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उसमें, या फिर उसमें इर्रेलेवेंट मटेरियल होता है. इर्रेलेवेंट मटीरियल अगेन आपकी थीसिस स्टेटमेंट की वजह से ही आता है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को सही से समझा नहीं है और आपने क्लियर स्टांस उसके ऊपर नहीं लिया तो वही थीसिस स्टेटमेंट ही आपकी ट्रांसलेट होती है आउटलाइन के ऊपर. तो अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट में ही मसला है तो वो आउटलाइन भी आपकी गलत होगी, और इवेंचुअली अगर आपकी आउटलाइन गलत है तो आपका पूरा ऐसे ही गलत होगा. तो आप आई एम होपिंग कि आपको ये एक लिंक समझ आ रहा हो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन राइटिंग एन आउटलाइन. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एग्जामिनर को लिए आसानी हो जाती है आपके कंटेंट और स्ट्रक्चर को समझने के लिए. जो एम होता है आउटलाइन का वो ये होता है कि आपका सेंट्रल, मेन और सपोर्टिंग आइडियाज़ क्लियर हो जाएं टॉपिक के बारे में.
और आप एक आउटलाइन बनाते इसलिए हैं क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक आउटलाइन एक स्केलेटन की तरह होती है जिसके ऊपर बाकी आपका पूरा ऐसे डिपेंड करता है। पूरे ऐसे की जो स्ट्रक्चर होगा, जो कंटेंट होगा, वो सब कुछ एक आउटलाइन के अंदर से निकलता है। तो आप आउटलाइन इसलिए बनाते हैं कि एक तो आपके ताकि पॉइंट्स लॉजिकल हों, आपका स्ट्रक्चर कोहेरेंट हो और आप अपने आइडियाज़ को ईजिली ट्रांसलेट कर सकें इनटू सेंटेंसेस। क्योंकि आउटलाइन में आप एक सिंपल पॉइंटर या फिर फ्रेज़ देते हैं और उसको फिर आप एक पूरे पैराग्राफ में एक्सपैंड करते हैं। तो इस लिहाज से आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि एक आउटलाइन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन आती है जिसके अंदर आप जनरली अपनी थीसिस स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपका ओवरव्यू आ जाता है जिसके अंदर आप टॉपिक की डेफिनेशन, डिफरेंट डायनामिक्स या फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं। थोड़ा सा बिल्डिंग अप वाला एलिमेंट होता है ये। फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी आ जाती है जिसके अंदर आप अपने स्टांस की फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, आर्गुमेंटेशन देते हैं, काउंटर पॉइंट्स देते हैं और इस तरह की सारी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं। फिर आपकी एनालिसिस आ जाती है जिसके अंदर आप क्रिटिक करते हैं, किसी एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं या फिर एक वे फॉरवर्ड दे देते हैं उस एसे के बारे में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एसे इज़ अबाउट। और फाइनली फिर आप कंक्लूजन देते हैं विच इज़ अगेन द रीस्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, और वो एक अच्छे नोट पे आप उसको एंड कर देते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आउटलाइन. So we'll look at an example of an outline. So I've decided to include the essay that I attempted in my CSS exam. इसका मकसद ये है कि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकूं किस तरह से मैं एक आउटलाइन बनाता हूं. I've tried my best to reproduce it, लेकिन obviously इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे, कुछ पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मोर और लेस ये इसी तरह से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया था. तो विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द टॉपिक डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर. इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स को आपने देखना है वो डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी होगा. तो इसी के ऊपर हम लोग अपनी आउटलाइन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे. सो विल स्टार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगी जिसके अंदर हम लोग अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं. थीसिस स्टेटमेंट के बारे में एक कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंगल लाइन होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट द केस. आपको ये पता होना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट जो है बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट नॉट अ सेंटेंस. तो स्टेटमेंट आपकी मल्टीपल लाइंस पे जा सकती है एज लॉन्ग एज यू आर रेलिवेंट, एज लॉन्ग एज यू क्लियर और एज लॉन्ग एज यू हैव अ लॉजिकल फ्लो बिटवीन योर आइडियाज़. तो let's start with the thesis statement. Democracy rests on the principle of power to the people. इसके अंदर देखें मैंने start democracy से किया which links to the topic statement. However, this power if wielded by an illiterate populace, illiteracy का element भी आ गया, can prove detrimental for both the democratic setup and the people it governs. Nowhere is this more evident than in the case of Pakistan. आप देखेंगे कि एक काफ़ी स्पेसिफिकली मैंने टॉपिक को टारगेट किया है और अपने जो फोकस है वो मैंने पाकिस्तान के ऊपर ले आया आखिरी लाइन के साथ. तो इट्स सॉर्ट ऑफ नैरोज डाउन माय टॉपिक. तो इसके बाद अब क्योंकि मैंने पावर टू द पीपल का मेंशन किया, डेमोक्रेसी का मेंशन किया, तो मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन में इसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट या फिर डेफिनेशन या फिर ओवरव्यू देना होता है. तो इसके अंदर फिर डेमोस एंड क्रेटोस का आ गया विच आर ग्रीक वर्ड्स फॉर दैट कंबाइन एंड मेक अप द वर्ड डेमोक्रेसी. तो इसके अंदर डेमोस इज़ पीपल एंड क्रेटोस इज़ पावर. तो डेमोक्रेसी इज़ पावर टू द पीपल दैट रिलेट्स टू माय थीसिस स्टेटमेंट. उसके बाद डेमोक्रेसी एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल. तो इस तरह से मैंने एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया डेमोक्रेसी का अपने इंट्रोडक्शन के बाद. उसके बाद देन विल डायरेक्टली हिट द टॉपिक विच इज़ के लिटरेसी एंड डेमोक्रेसी. तो उसके अंदर आ जाता है कि हाउ डज़ अ लिटरेट पॉपुलेशन ट्रांसलेट टू अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी. इसके अंदर जो मैंने मेंशन कर दिया कि पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स हो सकती है क्योंकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वोटिंग और उनको पता होता है कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिक्स को. तो देर मोर पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स देयर. उसके बाद देयर इज़ एन एनफोर्समेंट ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्योंकि उनको आइडिया होता है कि डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, कौन कौन से उसके एसेंशियल्स हैं, तो वो इन्फोर्स करते हैं उन एसेंशियल्स को. तीसरा पॉइंट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का क्योंकि उनको बेहतर अवेयरनेस होती है अपनी राइट्स के बारे में और उनको पता होता है कि कहाँ पे उनकी राइट्स के ऊपर डाका डाला जा रहा है. तो वो उस तरह से फिर अपने पॉलिटिकल प्लेयर्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ताकि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे. तो ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं किस तरह से एक लिटरेट पॉपुलेशन एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी करती है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में होने चाहिए और एक लिटरेट पॉपुलेशन ही इन 3 पॉइंट्स को पूरी तरह कवर कर सकती है. इसके बाद मैंने एक केस स्टडी इंक्लूड कर दी थी नॉर्डिक कंट्रीज़ की. इसका मकसद ये था कि मैं ताकि एक रेफरेंस भी दे सकूं कि किस तरह से लिटरेसी और डेमोक्रेसी का लिंक होता है. तो इसके अंदर ये मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए डाला कि दिस वाजंट इंक्लूडेड इन माय आउटलाइन. ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको मैं आइडिया दे दूं कि इस
केस स्टडी में मैंने लिखा क्या था। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने डेमोक्रेटिक इंडेक्स को मेंशन किया कि किस तरह से नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, स्वीडन थर्ड नंबर पे है, और किस तरह से उनका लिटरेसी रेट 99% है दोनों का। तो दैट ट्रांसलेट्स टू अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, और उनके अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स प्रैक्टिस होते हैं, क्योंकि आप वोटर टर्नआउट देखें तो दीज टू वोटर टर्नआउट्स आर वेरी हाई। तो इस तरह से मैंने लिंक बनाया किस तरह से एक लिटरेट अवाम डेमोक्रेसी को बेहतर करती है। उसके बाद ये दीज एग्जांपल्स आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द आउटलाइन, ये मैंने सिर्फ इससे मेंशन किए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ रेफरेंसेस के बारे में। मैंने एक पंजाबी राइटर हैं अहमद सलीम, उनको मेंशन किया, वो डेमोक्रेसी के ऊपर लिखते हैं। तो उसको मैंने बता दिया किस तरह से एक उनका आइडिया है कि पॉलिटिकली कॉन्शियस पॉपुलेशन बहुत नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये अगेन लिटरेसी और डेमोक्रेसी का लिंक आ गया। साथ मैंने दूसरा एक और रेफरेंस मेंशन कर दिया विच इज़ मिशेल फूको, कि वो किस तरह से बताते हैं कि नॉलेज जो है वो आपकी सोसाइटी को डिटरमिन करता है, फिर वो सोसाइटी इवेंचुअली ट्रांसलेट्स टू अ डेमोक्रेसी। तो दो काफ़ी डाइवर्स कैरेक्टर्स हैं, एक पंजाबी राइटर है, एक इंग्लिश फ़िलासफ़र है, लेकिन दोनों की पॉइंट और दोनों की बात एक है। तो इस तरह से मैंने एक डाइवर्स नेचर का इनपुट दे दिया। उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन टू माई पॉइंट के nowhere is this more evident than in the case of पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को अपनी केस स्टडी बनाया था। तो उसको भी मैंने मेंशन किया किस तरह से इलिटरेट पॉपुलेशन पॉपुलस है और शैम डेमोक्रेसी है हमारी। इसके अंदर मैंने बता दिया कि हमारा लिटरेसी रेट 58% है, डेमोक्रेसी इंडेक्स पे हमारी रेटिंग 108 है, और वोटर टर्नआउट हमारा 58% है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी ऊपर वाली केस स्टडी को अपनी लार्जर केस स्टडी जो पाकिस्तान को मैंने अपने इस एसे के लिए केस स्टडी बनाया है, उसको मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने लिंक एक क्रिएट कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर मैं उन्हीं मैट्रिक्स को जज कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने बता दिया किस तरह से हमारी इलिटरेसी होने की वजह से हमारी एक शैम डेमोक्रेसी है। तो ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्योंकि ऊपर ये भी बात कही थी अपनी थीसिस स्टेटमेंट में कि if this power wielded by an illiterate populace can prove detrimental for both the democratic setup and the people it governs, तो फिर मैंने उसके नीचे उसके इम्पैक्ट्स भी बता दिए। तो इम्पैक्ट्स में मैंने बता दिया कि किस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर आता है, वो पोलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स आ गए जिसके अंदर मैनिपुलेशन हो जाती है, बैड गवर्नेंस के मैंने एलिमेंट्स बता दिए, और मैंने बता दिया कि इलिटरेट पॉपुलेशन की वजह से इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हो जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको पता होता है कि किस तरह से आवाम को तो अंदाज़ा नहीं है, तो वो फिर करप्शन कर लेते हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। तो उसके बाद क्योंकि दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि डेमोक्रेटिक सेटअप एंड द पीपल इट गवर्न्स, तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही मैंने सोशल इम्पैक्ट्स भी मेंशन कर दिए कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इसका। तो एक तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो पाकिस्तान में भी हमें नज़र आता है वो ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक सेटअप में। लोग कहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज चोर हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, इस तरह की बातें आ जाती हैं, विच इज़ अ वेरी हैपनिंग थिंग इन पाकिस्तान। और एक पब्लिक अनरेस्ट और डिसइल्यूजनमेंट आ जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे होते, तो दिस गिव्स स्पेस फॉर अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक प्लेयर्स जैसे कि मिलिट्री टू इंटरवीन। तो आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री है मिलिट्री इंटरवेंशंस की, तो उस तरह से आपको ये देख सकते हैं कि किस तरह से जब आपकी डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं करती तो लोग डिसइल्यूजन हो जाते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, और फिर वो स्पेस दे देता है टू अनडेमोक्रेटिक प्लेयर्स टू प्ले अ पार्ट। तो इस तरह से हमारी थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अपनी मिलिट्री जो मार्शल लॉ की हिस्ट्री है उसको भी टच किया था। तो सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है जी, ये अगेन मेरा ये तीनों पॉइंट्स 4th, 5th और 6th मेरी एनालिसिस में आ जाएंगे। 6th के अंदर मैं एक वे फॉरवर्ड देता हूँ कि किस तरह से हमें अपनी लिटरेसी रेट को बेहतर करना होगा, हमें अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फिक्स करना होगा, हमें अपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ध्यान में लाना होगा, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना होगा, और मीडिया अवेयरनेस के थ्रू अपनी एजुकेशन अवेयरनेस पैदा करनी होगी। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स मैंने वे फॉरवर्ड में दे दिए। फाइनली मैंने कंक्लूजन कर दी विच इज़ अगेन द रीस्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, लेकिन उसके एंड पे मैंने एक काफ़ी रेलिवेंट कोटेशन डाल दी सर सैयद अहमद ख़ान की कि एजुकेट 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 स्ट्रेंथन द रूट्स एंड द ट्री विल ग्रो। अब इसके अंदर देखें कि स्ट्रेंथन द रूट्स मेरी एजुकेशन आगे कि आपकी लिटरेसी बेहतर होगी, तो फिर द ट्री विल ग्रो आ जाएगा मेरी डेमोक्रेसी, कि किस तरह से जब आपकी रूट्स जो आपकी लिटरेसी है वो बेहतर होगी तो आपकी जो ट्री है डेमोक्रेसी दैट विल ग्रो एंड इवॉल्व। तो ये जी एक होलिस्टिक सी मैंने आउटलाइन बनाई थी अपने उसके अंदर। आई होप दिस हेल्प्ड यू एंड नाउ वी मूव ऑन। सो नाउ विल लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। एसे जो इंट्रोडक्शन जो होती है वो आपका बिगिनिंग होता है आपके एसे की, और वो बेसिकली आपके पूरे एसे की टोन सेट करती है चीज़, और वो आपके पूरे पेपर के बारे में बता देती है कि आप किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे अपने एसे को।
तो अगर कुछ लोग इसको बेसिकली समरी कहते हैं पूरे ऐसे की, विच इज़ंट द रॉन्ग थिंग टू से, क्योंकि इसके अंदर आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ के एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाता है कि एक तो आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स कैसी हैं और दूसरा आप किस बारे में कैसे बात करेंगे। तो एक अच्छी इंट्रोडक्शन एक तो आई कैचिंग होनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ा फ्लेयर होना चाहिए, पढ़ के इंटरेस्ट पैदा हो और वो एग्जामिनर आगे और पढ़ना चाहे आपके ऐसे को। तो जहाँ तक एक इंट्रोडक्शन को लिखने का मामला है, सबसे पहले आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि जेनेरिक होती है। इसके 3-4 लाइंस होती हैं। उसके बाद उसको आप फॉलोअप करते हैं एक सपोर्टिंग सेंटेंस के साथ, जिसके अंदर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं अपने टॉपिक के बारे में। और फाइनली फिर आप एंड पे एक थीसिस स्टेटमेंट देते हैं विच इज़ लाइक द मोस्ट स्पेसिफिक लाइन इन योर इंट्रोडक्शन, और वो आपके स्टैंस को क्लियर करती है। तो ये एक फ़नल अप्रोच इसको कहते हैं। आप एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करते करते फाइनली आप एक टॉपिक जो आप टैकल कर रहे हैं उसकी तक आ जाएं, और वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक होगी और टू द पॉइंट होगी। तो दैट इज़ हाउ यू राइट एन इंट्रोडक्शन। तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अभी तो नहीं कर सकते टाइम की कमी की वजह से। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो दैट वुड बी कवर्ड इन द इंग्लिश एसे एंड प्रेसी कोर्स। नाउ वी मूव ऑन। तो फाइनली जो आखिरी चीज़ आपका एग्जामिनर टेस्ट करता है, आपकी वो मेन बॉडी होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं आपके, उसके अंदर वो आपका देख रहा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और कोहेरेंस कैसी है। तो जो आपकी मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, सबसे पहले तो वो एक सिंगल आइडिया और एक सिंगल पॉइंट को बताते हैं, उस चीज़ को टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। आपकी हर आउटलाइन के अंदर जो सिंगल पॉइंट है वो एक सेपरेट पैराग्राफ बन जाता है। तो उस हिसाब से आपका हर पैराग्राफ एक सिंगल आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया वो आपकी कोहेरेंस टेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पैराग्राफ्स और लाइंस के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन आनी चाहिए, एक आपके आइडियाज़ कनेक्टेड होने चाहिए। और ये बात मैंने पहले भी पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में भी कही थी कि कोहेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हर एक आइडिया अगले आइडिया से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि एक तस्बीह करती है। तो वो एग्जांपल आपको याद होगी पिछले पार्ट से। और फाइनली आपका एसे के अंदर जो कुछ मेट्रिक्स होने चाहिए वो एक तो अगेन कोहेरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि आप हर पॉइंट को एक अच्छी तरह से कंक्लूड कर सकें। तो दैट इज़ द मेन बॉडी। सो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर देयर इज़ अनदर अनाउंसमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको एसे और प्रेसी राइटिंग की समझ है, आप लिख सकते हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर समवन टू इवेल्युएट एंड गिव यू फीडबैक ऑन योर राइटिंग्स, तो मैं उसके लिए भी एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर ये होगा कि आई असाइन यू वीकली टॉपिक्स, उसके ऊपर मैं आपकी पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन करूँगा और उसके ऊपर फीडबैक दूंगा। तो मेरे नज़दीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ सकें कि एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, स्पेशली इंग्लिश राइटिंग जो है वो आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, और अगर उस प्रैक्टिस पे आपको फीडबैक और इवैल्यूएशन मिल रही होती है और तो आपकी राइटिंग बहुत आसानी से इम्प्रूव हो जाती है। दैट इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग एज वेल। मैंने और कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने एक इंग्लिश मेंटोर ज़रूर ढूंढा था जो मेरे एसे और प्रेसी को इवैल्यूएट कर देता, मुझे उस पर फीडबैक दे देता और मेरी गलतियाँ पॉइंट आउट कर देता, ताकि मैं जब दोबारा अगले वीक लिखता तो मैं उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर तरीके से लिख सकता। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो आई विल इंक्लूड द लिंक टू दैट एज़ वेल। और नाउ वी मूव ऑन। So in this final slide, we'll look at how you need to plan and manage your time. जब आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 घंटे होते हैं एक ऐसे के। सबसे पहले आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टॉपिक सेलेक्ट करें। ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, जिसके बारे में आपको अच्छा कंटेंट पता हो और जिसके ऊपर आप अच्छा लिख सकें। तो पहले 10 मिनट आप ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स को एक दफ़ा स्क्रूटनाइज करें। ये ना हो कि आप पहला टॉपिक देखें, आपको डेमोक्रेसी नज़र आ गया, आपने कहा कि ये तो मेरा पसंद का टॉपिक है, आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। ऐसा नहीं करना, आपको यू हैव टू गो थ्रू ऑल 10 टॉपिक्स और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि विच टॉपिक फिट्स योर टेस्ट एंड योर इंटरेस्ट और आपका कंटेंट। तो वो आपने करना है पहले 10 मिनट में। फिर आपको 30 से 45 मिनट लगाने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, कि आप टॉपिक को समझ जाएं, आप उसके सारे मैट्रिक्स को कंसिडर कर लें और फिर एक आउटलाइन बना लें। तो 30 to 45 मिनट्स आप ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन पे लगाएंगे। फिर आप 1.5 से 2 घंटे लगाएंगे ऐसे राइटिंग में, जिसके अंदर आप सारे अपनी जो आउटलाइन है उसको एक्सपैंड ऑन करेंगे और प्रॉपर एक ऐसे लिखेंगे। और आखिरी 10, 15, 20 मिनट आप रखें रिव्यू और करेक्शन के लिए। तो दैट इज़ हाउ यू शुड प्लान एंड मैनेज योर टाइम। तो आई होप दिस लेक्चर हेल्प्ड. So that is the end of this lecture. Thank you for listening through. I hope you found it helpful. If you did, then please do like and subscribe. If you require any further information, you can reach out to me on my Facebook or Twitter account.
Apart from that, I've included the details of the session in the description below. If you don't find them, you can just comment under this video and I'll provide you the details. And thank you for listening. Apna khayal rakhiyega. Allah Hafiz.